नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा चैनल की। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी सरकार के नारी शक्ति बंधन अधिनियम और कांग्रेस पार्टी सहित राहुल गांधी के नाटक पे। जी हां, दरअसल किस तरीके से महिला आरक्षण के नाम पे कांग्रेस पार्टी और उनके नेता सिर्फ और सिर्फ दिखावा किया इस देश में, सिर्फ एक नाटक किया और वो अभी भी कर रही है। उसके विपरीत किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने एक ऐसे ऐतिहासिक काम को सफलतापूर्वक संपन्न करके दिखाया है जिसको आज से पहले कोई भी सरकार या कोई भी राजनीतिक दल नहीं करवा पाया। जी हां, आप सभी को पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में जो सरकार ने विशेष सत्र बुलाया था, इस सत्र में उन्होंने एक ऐसे मुद्दे को चुना जिन मुद्दों पर पूरा विपक्ष नरेंद्र मोदी सरकार के सामने घुटने के बल बैठ गया। उनके सामने एक अजीब स्थिति थी कि वो इनका विरोध करे या समर्थन। और जहां तक समर्थन का बात आता है तो इसलिए इसमें सवाल उठता है कि अगर ये लोग इस बिल का समर्थन किए हैं तो इनके व्यवस्था को समझिए, नहीं तो ये वही लोग हैं जिन्होंने इस बिल को कई एक बार लाने का प्रयास किया लेकिन सफलता हासिल नहीं कर पाया। ये लोग क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि इनका मनसा ही नहीं था कभी इस तरह का काम करने का। नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने जितनी आसानी से नारी शक्ति बंधन अधिनियम यानी महिला आरक्षण अधिनियम को जिस तरीके से पास करवा लिया है, जितना आसानी से पास करवा लिया है और हर एक दलों ने इसका समर्थन किया है, सिर्फ एक पार्टी को छोड़ दिया जाए, वो है AIAIM, असदुद्दीन ओवैसी जी का पार्टी, जिन्होंने इनका खुलकर विरोध किया है। लेकिन बाकी सभी दलों ने समर्थन किया है। लेकिन जितने भी दल समर्थन किया है, ये सब वही दल है जो अपने अपने समयों में अपने अपने टाइम में इसका जमकर विरोध किया था। लेकिन आज इन्होंने समर्थन किया है क्योंकि आज इनके सामने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दिया है नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि समर्थन करने के अलावा इनके पास और कोई रास्ता नहीं था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर से इस बात को साबित किया कि अगर आपका मनसा साफ हो, नियत साफ हो, काम करने का जिज्ञासा हो आपके अंदर, तो आप कितने भी बड़े कठिन कार्य को बड़े ही आसानी से करवा लेते हैं। और नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तरह के कई कार्यों को करा चुका है। चाहे वो GST जैसा जटिल मुद्दा हो, उसको भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बड़े ही आसानी से पास करवा लिया था। उसके बाद 370 जैसा गंभीर मुद्दा जिसको आजादी के बाद से किसी भी सरकार में छूने का हिम्मत नहीं हुआ, किसी ने यह साहस नहीं जुटा पाया कि हम 370 को छू लें। उसे खत्म करने और ना करने की तो बात दूर की है, कभी उस पर चर्चा कराने तक की हिम्मत नहीं कर पाया। जबकि ऐसा नहीं है कि इस देश में नरेंद्र मोदी जी से मजबूत सरकारें नहीं हुई है। जितनी बहुमत के साथ आज नरेंद्र मोदी जी का सरकार है केंद्र में, इनसे कहीं अधिक बहुमत के साथ इस देश में कई एक दशकों तक कांग्रेस पार्टी ने एक छत्र राज किया है। लेकिन उन लोगों ने कभी भी इस तरह के मुद्दों को हाथ तक नहीं लगाया, इस पे चर्चा तक कराने की जरूरत नहीं समझा, क्योंकि उन लोगों का मनसा ऐसा नहीं था। पावर था उनके पास, क्षमता था, लेकिन उनका मनसा नहीं था, इसलिए उन लोगों ने इस तरह का काम नहीं कराया। लेकिन 2014 के बाद एक ऐसी सरकार बनी इस देश में जिसके अंदर क्षमता भी था और नियत भी उनका साफ था, काम करने का उनमें जिज्ञासा था, और उन्होंने कई एक ऐसे मुद्दों को सुलझाया है जो अपने आप में ही ऐतिहासिक है। GST हो, 370 हो, देश को नया संसद भवन देना हो, या राम मंदिर जैसे गंभीर मुद्दे हो, या फिर अब महिला आरक्षण विधेयक हो, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अपने इस नारी शक्ति बंधन अधिनियम को दोनों ही सदनों से, लोकसभा में 454 वोटों के भारी समर्थन से और राज्यसभा में 215 वोटों की सर्वसम्मति से समर्थन से इसको पास करवाने में कामयाब हो गया। और अब इस देश के महिलाओं का वह मांग पूरा हो गया जो कई एक दशकों से लंबित था। आजादी से पहले से यह मुद्दा उठ रहा था इस देश में, लेकिन कोई भी सरकार इसको करवाने में कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन
अंततः नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस कार्य को सफलतापूर्वक करने में कामयाब हुई है और अब इस देश के महिलाओं के सामने से वह बाधा हट गया। अब उनको देश के संचालन में संवैधानिक तौर पे, संवैधानिक तरीके से 33% आरक्षण मिलेगा, जो पहले ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं कि पहले भी महिला सांसद नहीं चुनी जाती थी। इस देश का प्रधानमंत्री तक महिला हुई है और बहुत मजबूत प्रधानमंत्री हुई है, लेकिन कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं था। अब जाके उनके लिए संवैधानिक व्यवस्था हुआ है, उनको संवैधानिक अधिकार मिला है। बेशक इस आरक्षण को लागू होने में कुछ समय लगेगा, क्योंकि बहुत सारी संवैधानिक बाधाएं हैं जिनको दूर करने में सरकार को भी समय लगेगा। लेकिन यह जो फैसला जो कई दशकों से लटका हुआ था आधार में, वह आज सफल हुई। लेकिन इस पूरे मुद्दे पे जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी राजनीति और नाटक किया है, खास करके राहुल गांधी ने जिस तरीके का नाटक किया है, वह उनके उस बात को फिर से साबित किया जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दुर्भाग्य से मैं इस देश का सांसद हूं। आज महिला आरक्षण बिल के ऊपर जिस तरीके से लोकसभा में उनका भाषण था, उसको सुनने के बाद यही लग रहा है कि वाकई इस देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसा सांसद है इस देश में, नेता है। दरअसल महिला आरक्षण बिल के ऊपर अगर कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है तो इससे बड़ा हास्यास्पद और निर्लजता कुछ भी नहीं हो सकता है। जिस पार्टी ने इस देश पे कई दशकों तक एक छत्र राज किया, अगर वह आजादी के 75 साल बाद यह कह रही है कि इस देश में महिलाओं को संवैधानिक अधिकार नहीं है, तो फिर उससे बड़ा निर्लज और बेशर्म नेता कोई नहीं होगा इस देश में, और कोई पार्टी नहीं होगा। आजादी के बाद से इस देश में कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी एक सिंगल पार्टी रही जिसने इस देश के शासन व्यवस्था पे एक छत्र राज किया। और ऐसी पार्टी अगर आज किसी मुद्दे पे सवाल उठाती है तो उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि वो किस हैसियत से सवाल उठा रही है, क्या सवाल उठाने के लायक वो है, उनकी नैतिकता बची हुई है। लोकसभा के भाषण में राहुल गांधी ने कहा कि यह बिल पूर्ण बिल नहीं है, एक पर्याप्त बिल नहीं है, अपर्याप्त बिल है, क्योंकि इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए, SC ST महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। अब ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि जब सरकार ये कह रही है कि 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, तो फिर उसमें अलग से OBC SC ST फलाना ठिकाना के क्या मतलब बनता है? किसने कांग्रेस पार्टी को रोका है कि उस 33% आरक्षण में जितनी भी इनकी सीट हो, उन सभी सीटों पे ये OBC SC ST महिलाओं को दे दे, खड़ा कर दे कैंडिडेट बना के? कोई इनको रोकने गया है? या जो भी नेता या दल ये कह रहा है कि इसमें OBC SC ST को अलग से आरक्षण क्यों नहीं दिया गया, क्या उन दलों को किसी ने रोका है कि उनके हिस्से में जितने भी सीट आएगा उनमें से 33% सीटों पे आप जिस महिला को आपकी इच्छा हो आप उनको टिकट दे सकते हो, उनको चुनाव लड़वा सकते हो, आपसे कोई सवाल नहीं करने जाएगा? तो फिर इस तरीके का नाटक क्यों? एक तरफ तो ये दलाल, ये नेता ये कहते हैं कि जातिवाद, सनातन धर्म में जातिवाद है जो कि देश के लिए अच्छा नहीं है, समाज के लिए अच्छा नहीं है, और दूसरी तरफ यही दलाल नेता जाति के आधार पे आरक्षण का मांग करते हैं। जब जाति इतनी खराब व्यवस्था है, जातिवाद समाज के लिए कलंक है, तो फिर जाति के नाम पे आरक्षण मांगने वालों, तुम तो उससे भी बड़ा कलंक हो। तुम तो खुद नहीं चाह रहे हो कि जातिवाद मिटे इस समाज से, और आए दिन तुम जातिवाद के आड़ में सनातन धर्म ग्रंथों को, उनके देवी देवताओं को अपमानित करते हो। राहुल गांधी ने कहा कि इस बिल को तत्काल लागू किया जाए। तत्काल कैसे लागू किया जा सकता है? ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने 2009 में 2001 से परिसीमन का कार्य शुरू किया, तो 2009 यानी 9 साल तक इन्होंने परिसीमन में लगा दिया, और उसके बाद इन्होंने 2026 तक परिसीमन के कार्य को फ्रीज कर दिया कि 2026 से पहले नहीं हो पाएगा। और अगर अभी इस व्यवस्था में अगर यह लागू किया जाता है, और अभी जिन सीटों से जो बड़े बड़े नेता जो चुन के आते, अगर उनकी सीट अगर रिजर्व हो गई, तो फिर वो तो यही कहेंगे मोदी को कि हमसे डर गए, हम चुनाव न लड़ सके, इसलिए हमारे सीट को महिला के नाम पे रिजर्व कर दिया। और सीट कौन सी सीट रिजर्व होगी,
कितनी सीटें रिजर्व होगी, ये तो सरकार स्पष्ट कर रही है कि ये परिसीमन के लिए जो कमेटी बनेगी वो तय करेगी। इन सवाल के ऊपर सरकार के कई एक मंत्रियों ने उनको जवाब दिया है कि दरअसल लोग ये चाहते हैं कि सरकार बिना किसी संवैधानिक कानूनी प्रावधानों को इसको लागू कर दे तत्काल रूप से, और ये लोग इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दे और फिर दशकों तक इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लटका के रखा जाए। और सही बात है, जिस तरीके से 370 के मामले को इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में लटका के रखा, अभी सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच उस पर देश के 60 घंटे खर्च किए हैं बिना किसी वजह के। इसी तरीके का मुद्दा ये लोग इसको ही बनाना चाह रहा है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी कीमत पे इस नारी शक्ति बंधन अधिनियम को हम राजनीति का मुद्दा नहीं बनने देंगे। हम इसको सही समय और उचित समय में जितनी जल्दी हो सके लागू करवाएंगे। दूसरी बात राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। सरकार जातिगत जनगणना से डरती क्यों है? शायद इस राहुल गांधी को ये नहीं पता है कि इनकी भी सरकार 2011 में जातिगत जनगणना करवाया था। अभी अपने मनमोहन प्रधानमंत्री या अपनी मम्मी सुपर प्राइम मिनिस्टर सोनिया गांधी से पूछो भाई कि जब आपने जातिगत जनगणना करवाया था तो फिर उसकी लिस्ट, उसका आंकड़ा क्यों नहीं जारी किया? क्या दिक्कत थी उसमें आंकड़ा बताने में? जब आपने जनगणना करवा लिया था तो आंकड़ा जारी कर देते अगर हिम्मत थी आपके अंदर तो। अभी इनका कर्नाटक की सरकार ने 2015 में जब कांग्रेस पार्टी और जेडीएस के साथ सरकार बना था तो इन्होंने कर्नाटक में भी जातिगत जनगणना करवाया था, और अभी जब इनका रिसेंटली सरकार बना है पूर्ण बहुमत का, तो उस आंकड़े को जारी करने में इनके मुख्यमंत्री सिद्धिरमैया का पसीने छूट रहा है। उनकी हिम्मत नहीं हो रहा है कि वो जातिगत जनगणना को जो इनके ही सरकार ने करवाया था उसके आंकड़े को जारी कर दे। तो पहले राहुल गांधी को कहना चाहिए कर्नाटक के अपने मुख्यमंत्री से कि भाई क्यों नहीं कर रहे हो तुम जातिगत जनगणना को पब्लिक, उनके रिकॉर्ड को पब्लिक क्यों नहीं कर रहे हो? करो, क्या समस्या है? लेकिन वहां ही नहीं कहेंगे। अभी इन्हीं की समर्थित सरकार बिहार में जातिगत जनगणना करवा रहा है, लेकिन उन्होंने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि हम इस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं करेंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं पब्लिक करोगे? तुम जनता के 800 करोड़ रुपए खर्च करवा रहे हो। कर्नाटक सरकार ने 300 करोड़ रुपए खर्च करवाया। केंद्र की सरकार ने जब जनगणना करवाया, जातिगत जनगणना, तो उसमें भी कई 100 करोड़ रुपए खर्च करवाया। फिर इन रिपोर्टों को तुम जारी क्यों नहीं करते हो? जनता के पैसे से तैयार किए गए रिपोर्ट को फिर तुम जनता के सामने लाने में डर क्यों रहे हो? तो पहले उन सबको तो जारी करवाओ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार को कहना कि जातिगत जनगणना कराओ। भाई, अपने सरकार के द्वारा करवाए गए किसी काम को आगे रखने में तुम्हारी तो हिम्मत नहीं हो रही है, और तुम दूसरे के पीछे पड़े हो कि भाई जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हो। एक तरफ इन लोगों को जाति व्यवस्था खत्म करना है, जाति व्यवस्था से बड़े परेशान है। इनके एक से एक दलाल, नेता से लेकर मंत्री तक कुत्ते बिल्ली की तरफ बयान दे रहे हैं सनातन धर्म और ग्रंथों के ऊपर, और आर ले रहे हैं जातिवाद का। लेकिन ये लोग जातिगत जनगणना के पीछे पड़ा हुआ है। ये है इनकी डबल स्टैंडर्ड। जब ये बिल लाया सरकार ने तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी और तमाम कांग्रेसी कह रहे हैं लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक कि हमने भी, ये तो हमारा बिल है, हमने इसको 2010 में राज्यसभा में पास करवाया था। तो राज्यसभा में पास कराने के बाद कहां ले गए थे? कौन से बिल में इसको घुसा दिए थे? भाई, कानून क्यों नहीं बनवा पाए? क्या परेशानी था आपको? दरअसल आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार अगर इस बिल को पास करवाने में कामयाब हुआ है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान जो ये डिजिटल भारत का है, इसका है। अगर डिजिटल भारत नहीं होता, आज के समय में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही इस देश के लोग नहीं देख रहा होता, उनको नहीं पता लग रहा होता कि देश के संसद में उनके द्वारा भेजा गया प्रतिनिधि जो उनके बीच में आकर बड़े बड़े भाषण वादा करते हैं, वो संसद में बैठ के क्या करते हैं, तो आज भी यह बिल पास नहीं होता। इसके विरोध में बहुत सारे नेता होते। जिस तरीके से पहले आरजेडी, समाजवादी पार्टी सहित कई क्षेत्रीय छत्रपों ने इस बिल का विरोध किया, और इन्हीं लोगों के बिल विरोध की वजह से यह बिल कांग्रेस पार्टी पास नहीं करवा पाई कभी भी। लेकिन कांग्रेस उस चीज को अभी नहीं बता पा रहा है, तो उन्होंने इस बिल को पास क्यों नहीं करवा पाया? उनको बताना चाहिए कि कौन विरोध कर रहा था इनके समय में, क्या कारण था कि इस बिल को पास नहीं करवा पाए, किसने रोका था इनको। लेकिन वो ये नहीं बताएंगे क्योंकि इस समय इनका तथाकथित इंडी अलायंस बना हुआ है। तो उसके बाद राहुल गांधी जब इस बिल पे राज्यसभा में चर्चा हो रही थी कल, तो राहुल गांधी अचानक से
एक नाटक करने के लिए आनंद विहार रेलवे स्टेशन चले गए। इसके बाद राहुल गांधी ने एक और सवाल उठाया था लोकसभा में कि इस देश में जितने भी सेक्रेटरी हैं जो भारत को चलाता है वो 90 सेक्रेटरी हैं, जिसमें सिर्फ 3 सेक्रेटरी ओबीसी समाज से आता है। सबसे पहले तो ऐसे व्यक्ति को जिनको इनका चाटुकार गैंग प्रधानमंत्री बनाने पे तुला हुआ है, जिनको बहुत से ऐसे लोग हैं तो इनको बाप मानने लगे हैं कि राहुल गांधी अब बाप बन गए, पप्पू से पप्पा बन गए। ऐसे लोगों को इनको समझाना चाहिए। ऐसे इनके लिए गृह मंत्री जी ने कहा कि अगर कुछ पढ़ते लिखते तो समझ में आता, किसी एनजीओ के द्वारा बनाए गए चिट्ठी को पढ़ देने से कोई बड़ा ज्ञानी नहीं हो जाता। ये जिस ओबीसी का रट्टा लगाया हुआ है, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने, पत्रकारों से लेके पूर्व आईएएस अफसरों तक ने, जिसमें संजय दीक्षित सर से लेके डॉक्टर अविनाश तिवारी, अविनाश सिंह, मनीष ठाकुर सर, सतीश चंद्र मिश्र जी, इन सभी लोगों ने समझाया। खुद इस देश के कानून मंत्री समझा रहे हैं, पूर्व कानून मंत्री किरण रिजिजू, कि जिस ओबीसी का रट्टा लगा रहा है राहुल गांधी, अगर आज ओबीसी का भागीदारी कम है ऊंचे पदों पे, तो इसका सबसे बड़ा दोषी कांग्रेस पार्टी है। क्योंकि सरकारी नौकरी में जो ओबीसी को रिजर्वेशन मिला वो मंडल कमीशन के बाद मिला है, और मंडल कमीशन खुद 1990 के बाद आया है या शायद 90 में आया है। और अभी जो सेक्रेटरी पद पे जो व्यक्ति है वो 1992 बैच के लोग हैं, और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उससे पहले किसी भी सरकारी नौकरी में ओबीसी वर्ग का कोई तथ्यात्मक रिपोर्ट नहीं है। तो फिर ऐसे ऑफिसरों का रिकॉर्ड इनको कहां से मिला? किस रिपोर्ट के आधार पे बता रहे थे कि सिर्फ 3 ओबीसी है? अगर ओबीसी की इतनी चिंता होती तो आजादी के बाद ही सरकारी नौकरियों में ओबीसी आरक्षण लागू कर देते भाई, तब आज भी ओबीसी समाज के लोग ऊंचे ऊंचे पदों पे होते। और उसमें दूसरी बड़ी जो कमी कुछ जानकारों ने बताया कि जो आईएएस बनने के लिए जो एग्जाम होता है उसमें ओबीसी समाज को 2 साल उम्र की छूट मिलती है, और एससी एसटी समाज को 5 साल का छूट मिलता है। उसके आधार पे अगर देखा जाए तो ऐसे भी सेक्रेटरी लेवल तक के ऑफिसर बनने के लिए उनके पास उम्र ही वैलिड नहीं बचती है, वो उससे पहले ही रिटायर कर जाते हैं। तो सेक्रेटरी बनेंगे कहां से, जबकि जनरल कोटा के लोगों के लिए उम्र की सीमा कम होती है, इसलिए वो कम उम्र में ऑफिसर बन जाते हैं, और उन कोटे के लोग ऊंचे पदों पे बड़े आसानी से पहुंच जाते हैं। तो इसमें बहुत सारा तथ्य है जिसको राहुल गांधी जैसे नेताओं को समझना चाहिए, उसमें विचार करना चाहिए कि संसद में खड़े होकर किस तरीके का बयान दे रहा है। तो इस तरीके का पूरा नाटक और नौटंकी रहा कांग्रेस पार्टी का इस बिल पे, लेकिन इनका नाटक नौटंकी काम नहीं आया, और नरेंद्र मोदी सरकार अपने ऐतिहासिक सफलता पाने में सफल हो गया। और इसका अब क्या परिणाम होगा वो 2024 के चुनाव में स्पष्ट हो जाएगा, और उससे पहले जो कुछ विधानसभाओं के कुछ राज्यों में चुनाव है उनमें भी स्पष्ट हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।